सर जैसे कि यहाँ पे ना अभी एक चीज़ और आती है कि लाइक यूपी में शायद आई थिंक जब आप सेलेक्टेड हुए थे तो वो वाली वैकेंसी आई थी और उसके उसके बाद शायद कोई वैकेंसी भी नहीं आई जी, प्राइमरी टीचर जी। की। तो बहुत सारे युवा साथी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा-सा अपना तैयारी का बताइए कि कैसे आपने तैयारी करी ताकि जो अभी भी लोग उम्मीद में बैठे हैं कि शायद जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वो साथी कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो मतलब काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन का लेवल ही बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे कि जो सर ने बताया, टाइम मैनेजमेंट सर बहुत ज़रूरी है ना, टाइम हाँ, मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर ज़रूरी है। सर इसमें सब्जेक्ट भी आई थिंक कई सारे आते हैं ना। आप कुणाल की जो जर्नी रही आपकी इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े थे पूरी मतलब जॉब लेने से जर्नी जो थी उसमें। एक तरीके से एग्जाम डे का जो प्रेशर है ना वो बच्चा कैसे उसको हैंडल करे और वो मोमेंट पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जैसा भी आपने बोला कि तमाम लोगों की उम्मीदें हैं और आपके पास इतनी साल आपने तैयारी करी वो मोमेंट आया कि अभी मुझे अपना सारी करना है। तो मतलब कहीं न कहीं एक तरीके से मेंटली प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से कैसे जो हमारी सारी तैयारी करते हैं कैसे वो कर सकते हैं? सर एक चीज़ और बताइए जैसे जब आपका सिलेक्शन हुआ मतलब तो वो टाइम वो मोमेंट कैसा था मतलब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और तो अभी एक सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है कहाँ से कि कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है? ठीक है, अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहले कुछ नहीं होता था, राइट। अब होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए शुक्रगुज़ार हैं ऊपर वाले के और अपने माँ-बाप के आशीर्वाद का और आप जैसे दोस्तों के प्यार का, ये जो जिसकी बदौलत इतना कुछ मिल पा रहा है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुणाल जो कि यूपी में प्राइमरी टीचर सेलेक्टेड हैं। तो आज इनकी कहानी के बारे में समझेंगे। ये कहानी कोई मतलब बनावटी कहानी नहीं रहेगी, जो भी कहानी है सारी असली और ओरिजिनल कहानी रहेगी। और एक तरीके से ये जो आज का सेशन रह रहा है, ये जिस तरीके से हम लोग कैजुअली वे में हम इसको करने जा रहे हैं, ताकि एक रियलिटी आपके सामने आ सके कि भाई चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे क्या होता है। शायद हमारे चैनल पे पहली बार ये पॉडकास्ट आप लोग देखने जा रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और साथ ही जो साथी थे तैयारी कर रहे थे सुपर टेट की, तो कैसे सिलेक्शन पाना है, क्या वर्क प्रोफाइल है यूपी में, कितना मिलता है, ये भी बड़ा एक प्रश्न आता है लोगों का कि टीचर बनने के बाद कितना मिलेगा, जो कि यूपी सबसे आगे है इस चीज़ में। तो वो सारी चीज़ हम जानेंगे कुणाल के साथ। और कुणाल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप थैंक यू सो अपना मच कीमती सर, समय निकाल के आप आए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। और तो सर बच्चे जानना चाहते हैं हमारे आपके बारे में, कैसे क्या जर्नी रही, अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले आपके लिए कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और चेतन सर जो हैं टीचर्स अचीवर्स के फाउंडर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद इनसे मिलना हो पा रहा है। तो जैसे कि सर ने पूछा कि जर्नी कैसी रही, उस समय तैयारी की थी तो काफ़ी अच्छा लगता था तैयारी करने के लिए। एक्चुअल हमको क्या था कि हमको पता था कि हमको इस फील्ड में जाना है, शुरू से प्लानिंग कर लिया था कि एक टीचर होना है। तो उसके लिए धीरे-धीरे हम स्टेप्स बनाते गए, टेट किया, सी-टेट किया, फिर सुपर टेट हुआ, सुपर टेट किया और उसके बाद सिलेक्शन लिया और अभी एक स्कूल में हम अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा और सीखने वाला रहा लाइफ के अंदर। सर जैसे कि यहाँ पे ना अभी एक चीज़ और आती है कि लाइक यूपी में शायद आई थिंक जब आप सेलेक्टेड हुए थे तो वो 69 वाली वैकेंसी आई थी और उसके बाद शायद कोई वैकेंसी अभी नहीं आई प्राइमरी टीचर की। तो बहुत सारे युवा साथी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा सा अपना तैयारी का बताइए कि कैसे आपने तैयारी करी ताकि जो आने अभी भी लोग उम्मीद में बैठे हैं कि शायद जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वो साथी कैसे तैयारी कर सकते हैं? चेतन सर, यदि आप मेरा देखेंगे, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा टाइम मैनेजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और रही बात कि मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, किस तरीके से पढ़ाई किया, तो मैंने डीएलएड किया है, बीटीसी उस समय बीटीसी हुआ करता था। तो हमारे 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो हर सेमेस्टर की जो बुक्स थी, चाहे वो बाल विकास हो, शिक्षण अधिगम की विधियाँ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैंने उनको काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया था, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। और उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते ही हमारे टेट की, सी-टेट की तैयारी काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि वहाँ सब यही कुछ पढ़ाया जाता है। तो मैंने किसी भी एक स्पेशल राइटर को फॉलो नहीं किया, उसकी लिखी बुक्स को फॉलो नहीं किया। जो बुक्स हमारे सिलेबस का पार्ट थी, मैंने सिर्फ उन्हीं बुक्स को अच्छे से स्टडी किया। और फिर जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो उससे पहले मैंने लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स थे उनको सॉल्व किया, जिसके माध्यम से मैंने टाइम मैनेजिंग करना सीखा कि मुझे इतने टाइम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये मेरी जर्नी रही। बाकी का मैंने हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दिया था कि मुझे इतना टाइम सीटीपी को देना है, इतना टाइम हिंदी को देना है। एक्चुअल हमारा अप्रोच क्या होता है कि अरे हिंदी इज ईजीएस्ट सब्जेक्ट, तो हम उसको ऐसे कर लेंगे, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले पढ़ के कर लेंगे। लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं रहा था। मेरे दिमाग में ये था कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए हो सकता है, बिकॉज़ मेरा नेट भी हिंदी से था। तो उसके बाद भी मैंने हिंदी को प्रॉपर टाइम दिया और बहुत अच्छी तरीके से हिंदी का पढ़ाई किया। काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा हिंदी में खड़ा हुआ। हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दिया, चाहे 1 घंटा था या 1.5 घंटा था, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए
अलग अलग टाइम दिया कि मुझे 1 घंटा CTP को पढ़ना है, फिर गैप लेके 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। ओके। और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो सारे एग्ज़ाम्स पहली बार दिए, बहुत अच्छा स्कोर मिला और अच्छे तरीके से क्लियर हुए। तो बस ये था कि आप टाइम मैनेज करो, डिसिप्लिन में रहो और अपने आप के लिए धोखा मत दो। एक्चुअल जब आप बुक्स के सामने हो तो उन बुक्स को पढ़ो, इसीलिए नहीं कि चलो यार पढ़ लेंगे, ये चीज़ तो हमें आती है, हम पढ़ लेंगे, बट वो हो नहीं पाता है। तो आप अपने आप को धोखा मत दो। यदि आपको 1 घंटे पढ़ना है तो आप 1 घंटे पढ़िए, आप 6 घंटे मत पढ़िए, आप 1 घंटे पढ़िए, बट एक्चुअल पढ़िए। और आप, मेरा मानना ये है कि जो मैंने फॉलो किया है, जो मेरे फादर हैं, पिताजी, उन्होंने मुझे बताया है कि बेटा आपको 100 बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बुक को 100 बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मैंने ट्रिक फॉलो किया और नेट का एग्ज़ाम भी मैंने दिया, नेट भी मैंने क्वालिफाई किया, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग वहाँ मेरा रहा। तो वहाँ भी मैंने यही पैटर्न को फॉलो किया, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और चीज़ें जो दिमाग के अंदर थी ना वो एकदम सेट हो गई थी लेयर वाइज, क्योंकि मैंने उन बुक्स को इतना पढ़ा, बार बार रिपीट किया, तो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, सारे राइटर्स, जीन प्याजे, वाइगोटस्की, थॉर्नडाइक, पावलोव एकदम सेट हो गए थे दिमाग के अंदर कि बार बार मैं उनको रिवाइज कर रहा था। तो इट वाज गुड। जब मैं पेपर दे रहा था तो लग रहा था कि यार ये मैंने पढ़ा है, इवन मुझे ये भी पता था ये मैंने उस दिन पढ़ा था। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली टिक कर रहा था एग्ज़ाम के अंदर। तो ये वाला चीज़ था कि आप पढ़ो तो एक्चुअल पढ़ो, धोखा मत दो अपने आप के लिए। 6 नहीं, 3 नहीं, आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन जैसे सर ने बताया बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी आई नहीं है, जैसे ही आएंगी बहुत सारे युवा हैं जो काफ़ी समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टैलेंटेड ब्रेन यूपी के अंदर है। यूपी में काफ़ी टाइम से देखो ना कई सारे बैच, तो मतलब काफ़ी सारा कंपटीशन का लेवल ही बढ़ रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे कि जो सर ने बताया, टाइम मैनेजमेंट सर बहुत ज़रूरी है ना, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर ज़रूरी है। और सर इसमें सब्जेक्ट भी आई थिंक कई सारे आते हैं ना। वो सब्जेक्ट तो होते ही हैं, उसके साथ फिर आपको करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट देखने को मिलता है। जो हमारा सुपर टैट हुआ था 69,000 वाला, उसमें काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आया था। उसके साथ ही आपको कंप्यूटर भी देखने के लिए मिलता है, संस्कृत आप टैट में तैयार कर ही चुके होते हैं, शिक्षण अधिगम की विधियाँ एक चैप्टर है वो देखने को मिलता है आपको, पार्ट बाल विकास होता ही है। तो कुल मिला के तैयारी टैट और CTET के दौरान ही हो जाती है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वाला पोर्शन या थोड़ा और हटके चीज़ों को पढ़ना होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो यहाँ पे सर ने ना कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं, जैसे कि अगर आपने देखा कि सर ने बोला कि जो भी आपने DLED किया या आपने BTC किया, उस टाइम पे जो भी आपके 4 सेमेस्टर रहे, वहाँ पे जो भी आपका सिलेबस रहा, उस सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर ने बोला कि 4 सेमेस्टर के अंदर आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलती है, इंग्लिश भी मिलती है, संस्कृत भी मिलती है, साथ साथ आपका जो CDP वाला सेक्शन है वो भी पढ़ने को मिलता है। तो वो सेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आप ये नहीं कर सकते कि आपने उस टाइम पे तो कुछ पढ़ा नहीं, मतलब DLED के टाइम पे कुछ नहीं पढ़ा और आप बाद में सोचते हो बाजार से गाइड ले आते हैं और वो गाइड से सुपर टेट हम निकाल सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज का टाइम वैसे बहुत कॉम्पिटिशन का है, तो ये सर पॉसिबल नहीं। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि जैसे सर ने बताया कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखिए, और साथ ही साथ जो भी आपने देखो भाई, सबसे जरूरी यहाँ पे ये है कि 4 सेमेस्टर के अंदर जो भी आपकी बुक्स हैं उन बुक्स को अच्छे से कर लेना है। वो बुक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वही आपकी सिलेक्शन की तरफ वही बुक्स आपको ले जाएंगी। और साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर ने बोला कि मतलब 100 बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं, एक बुक पढ़िए लेकिन सारे कंटेंट को उसको 100 बार पढ़िए, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। दूसरा ये भी है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय जब मेरा टैट क्वालिफाई हुआ था, फिर हमने दोबारा टैट दिया, एक बार 2018 में दिया, फिर दोबारा दिया। फर्स्ट टाइम जब टैट निकल रहा था तो मैंने अपने फादर को बताया कि डैडी मेरा टैट क्वालिफाई हुआ है। फिर उसके बाद CTET दिया तो डैडी बोले कि बेटा हो जाता है कभी कभी कि तुम्हारा तुक्का लग गया तो तुम्हारी टेस्ट पास हो गए। तो फिर मैंने फादर को प्रूव करने के लिए फिर दोबारा से टैट दिया, फिर वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से निकला, फिर दोबारा उनको ही प्रूव करने के लिए CTET भी दिया। इवन जब मैंने नेट क्वालिफाई हुआ तब भी उन्होंने यही कहा था कि बेटा आप जिस सब्जेक्ट से नेट निकालें टफ है, हो सकता है कि इधर उधर करके हो गया हो। तो फिर वहाँ भी मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए दोबारा नेट का एग्जाम वो भी एक तरीके से मोटिवेशन का था। और यस, मैंने PhD एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिस समय, तो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी मेरी 11th रैंक था उस समय एंट्रेंस एग्जाम में। Okay. तो फिर उसके बाद डैडी को लगने लगा कि हाँ आई हैव समथिंग। अब मतलब अभी विश्वास
विश्वास हो गया मतलब कि हाँ भाई आपको मतलब आपने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई हाँ आपने जॉब ले ली है, तो मतलब तरीके से अभी एडेड जूनियर हाई स्कूल का रिजल्ट भी आया, तो वहाँ भी मैंने जब बताया तो मैंने डैडी कुणाल, तो बोले फादर्स नेम देखो। मैंने डैडी आप ही का नाम है सुरेंद्र कुमार। तो ये होता है कि डैडी कहते हैं ओके ये हुआ है, चलो ठीक है। बहुत कुणाल सर, ये जो जर्नी रही आपकी, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े थे पूरी मतलब जॉब लेने तक की जर्नी जो रही उसमें? पहली बात तो ये थी कि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम नहीं देते हो उस समय, आपके साथ एक इच्छा नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं। बहुत सारी आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो आपको उन सब की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। तो एक तो वो प्रेशर आपको फील करना पड़ता है। दूसरा, आपको एक परेशानी दिमाग में ये भी चलती रहती है कि भाई इतने टाइम से हम पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम डे वाले दिन क्या होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम कहते हैं कि इंसान पूरी साल तैयारी करे और उसके बाद एग्ज़ाम डे उसका इधर उधर हो जाए माइनस प्लस, तो वो बहुत बुरा होता है। तो उस टाइम को, उस प्रेशर को बनाए रखने के लिए हमें मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि मेरे साथ केस हुआ था कि जब हमारा एग्ज़ाम सेंटर था, तो हमारे अलीगढ़ में एक कॉलेज है DS इंटर कॉलेज और एक है DS बाल विद्यालय। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे वहाँ पर पहुँचा तो मैंने बोला कि मेरा यहाँ पर सेंटर है, बट मैं अपना रोल नंबर जब देख रहा था कि भाई ऐसे से बात है कि मेरा तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं कहाँ एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरे साइड में एक बोले कि आप मुझे अपना हॉल टिकट एडमिट कार्ड दीजिए, तो उन्होंने बोला कि DS बाल मंदिर है, DS इंटर कॉलेज नहीं है। बहुत ब्लंडर। तो इट वाज ब्लंडर, और मैं एकदम पूरी तरीके से मैंने कहा अब क्या होने वाला है। फिर मैं भाग के, वो तो अच्छा था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि इंटर कॉलेज और जो दूसरा वाला था DS बाल विद्यालय वो पास ही थे, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी। तो मैं भाग कर गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर को बहुत अच्छी तरीके से देखें, आपके पेन वगैरह प्रॉपर वर्क करें, इस बात पे आप ध्यान दें। और कोशिश करें कि जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं पहले उनको अटैम्प्ट करें। बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब आगे कैसे करें। तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिलेबस में से ही होता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ पूरी साल पढ़ाई की है, तो आई होप आप उस दिन भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है इससे आप बचें कि भाई अब क्या होगा, या मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, मेरे तभी से ही सर में दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, क्योंकि एक्चुअल वो टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं और आप उन उम्मीदों को लेकर वहाँ तक पहुँचते हो। तो ये वाली चीज़ें मैं यही सबको बोलना चाहूँगा। तो सर ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि एग्ज़ाम डे मतलब एक तरीके से ना कि एग्ज़ाम डे का जो प्रेशर है ना, वो बच्चा कैसे उसको हैंडल करे और वो मोमेंट पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जैसा अभी आपने बोला कि तमाम लोगों की उम्मीदें हैं और आपके पास इतनी साल आपने तैयारी करी, बस वो मोमेंट आया कि अभी मुझे अपने आप को साबित कर देना है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से ना मेंटली प्रेशर रहता है। उस प्रेशर से कैसे जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मेरा मानना ये है चेतन सर कि यदि आपकी मेहनत में ईमानदारी है और आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मेहनत में ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर सटीकता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कि भाई हमने ये पढ़ा है, हम ये कर लेंगे। अगर ये चीज़ आपके अंदर, एक्चुअल मेरा मानना ये है कि डिसबैलेंस वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें और बेटर कर सकते थे यदि हमें समय मिलता तो। तो जिनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है, तो वहाँ थोड़ा सा एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी होने लगती है। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ यदि आपने मेहनत किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने थॉर्नडाइक के सारे लॉज बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जीन पियाजे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने, उसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, और सीटेट का तो आपने देखा है, जीन पियाजे, बाइगोटस्की, कोहलर वर्क, जीन पियाजे, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यदि आपने वो अच्छे से पढ़े हैं और आपको पता है कि ये राइटर्स आएंगे, तो वहाँ पर आपको पैनिक होने की या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की, कंफ्यूज्ड होने की, प्रेशराइज फील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर अपना बेस्ट दिया है, तो आप वहाँ भी बेस्ट दे सकते हैं। और सबसे पहले ये सोच के आपको चलना है कि आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि हमारा ये सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम डिप्रेशन में चले गए। कहता है ना कि आपके लिए एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं। एक एग्ज़ाम आपकी पूरी नॉलेज को नहीं डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है। और ये मैं अपने बच्चों के स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ मैं बताता हूँ कि बेटा आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो पैनिक होना नहीं है, क्योंकि पूरी साल आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और ये एक दिन एग्जाम आपकी नॉलेज को नहीं पूरी तरीके से डिसाइड
सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो बस आपकी मेहनत में थोड़ी सी ईमानदारी हो, टाइम में डिसिप्लिन हो, ऊपर वाले पर भरोसा हो, बिल्कुल सब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे जब आपका सिलेक्शन हुआ 69,000 में, तो वो टाइम, वो मोमेंट कैसा था, मतलब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? और जब आपको मालूम चला, जब लिस्ट में आपने अपना नाम देखा, अभी तो आपने जैसे बताया कि जूनियर एडेड में भी आया, बट आई थिंक तो ऑन गोइंग है ये वाला प्रोसेस, बट जैसे आपने सिलेक्शन लिया 69,000 में, तो वो वाला मोमेंट कैसा था जब वहाँ पे आपको लिस्ट में आपने नाम देखा अपना, कैसा फील हुआ? एक्चुअल क्या था चेतन सर कि मेरा ये था कि मुझे पता था कि भाई ये वाली जॉब है और 69,000 68 500 थी, उसके बाद पता है कि 69,000 की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मैं 69,000 को नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ एक सीट को देख रहा था कि मुझे बस एक सीट चाहिए, मुझे बाकी किसी से कुछ भी नहीं है और वहाँ मुझे अपना बेस्ट देना है। तो जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और सबको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आई एम द जॉब। मैं जब अब मम्मी से कभी डिस्कशन होता था तो मैं कहता था कि मम्मी अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो मैं चाहूँगा कि मुझे अपने बचपन में वापस लौटना है, मतलब वो बुक्स को पढ़ना है, वो चिड़िया रानी और आपका ये कहानियाँ होती हैं, हुआ सवेरे चिड़िया बोली बच्चों ने तब आंखें खोली, तो ये कहानियों को मुझे फिर से पढ़ना है, इन बुक्स को फिर से देखना है। तो मैं मम्मी से बोला करता था और वो पल इस तरीके से मेरे सामने आया कि मैं वहीं पर उठकर पहुंच गया एकदम। अब वो कविताएं मैं रोज़ पढ़ता हूँ, बुक्स को मैं रोज़ देखता हूँ, वो बचपन में फिर से देखता हूँ कि मुझे 3rd क्लास में मैंने चांद का कुर्ता पढ़ा था, बया हमारी चिड़िया रानी मैंने 2nd क्लास में पढ़ा था, तो वो सेम चीज़ें वहाँ पर हैं और उन बच्चों के साथ रोज़ वहाँ पर रहना, वहाँ पर उनके साथ मतलब उन्हीं के जैसा हो जाना, अपना बेस्ट देना और तो बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी खुश होते हैं, वो मुझे खुश देखते हैं तो ऑब्वियसली जब मैं खुश हूँ तो हर किसी के माँ बाप अपने संतान को देख कर खुश होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा फील होता है कि भाई चलो ठीक है हमारा बच्चा वहाँ पर है और उन बच्चों के साथ अपना बेस्ट दे रहा है। तो मेरे बच्चे भी स्कूल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कई एग्ज़ाम्स होते हैं ओलंपियाड वगैरह, वहाँ भी उन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो दे आर डूइंग वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ दैम। बस यही चाहता हूँ ऊपर वाले से कि जब तक उनके साथ हूँ बेस्ट करता रहूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है उनके साथ जुड़ने का, कुछ बेस्ट करने का, क्योंकि आई थिंक हमारा जो स्कूल्स होते हैं, ये गांव में सरकारी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम तक ये था कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो मिड डे खाकर आएगा, और मिड डे के पर्पज से वो स्कूल्स में आते थे, बच्चे प्रवेश लेते थे, एडमिशन लेते थे कि जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर स्कूल में काफ़ी अच्छा उन्हें खाना भी प्रोवाइड होता है, खाना भी वो लेते हैं और फिर खाने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं। जब मैं PTM मंथली ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मैंने हर बच्चे के लिए इंग्लिश में इंट्रोडक्शन रेडी करा रखा है। मैंने आपके वो देख रखे सर, आप डालते हैं। हाँ, तो हर बच्चा जब मैं उनके पेरेंट्स को बुलाता हूँ, देखो आपका बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बच्चा इंट्रोडक्शन 1st 2nd क्लास का बच्चा जब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देता है तो गांव के जो होते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं अरे वाह हमारा बच्चा तो इंग्लिश बोल रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि आप हमारी क्लासेस को देखेंगे तो बच्चे का जो बेसिक मैथ है या हिंदी है वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़रूरी था, कोई ऐसी आवश्यकता थी उन्हें कि उन्हें कोई मिले, तो ऊपर वाले की कृपा से मैं उनके साथ जुड़ सका और उनके साथ अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ। तो इसमें मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और आई होप वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो यही है। सो ये भी काफ़ी अच्छा आपने बताया कि मतलब ना चीज़ें कुछ आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ना पहले एक ऐसी टेंडेंसी थी लोगों की कि अरे प्राइमरी के मास्टर तो यूं ही बन जाते हैं और कुछ पढ़ाते नहीं हैं, है ना, ये भी टेंडेंसी होती है लोगों की कि बस प्राइमरी में जाके केवल ऐसे ही चले जाते हैं, ना कुछ पढ़ाते हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो शायद चीज़ें सब पूरी तरीके से हट गई हैं, प्राइमरी का माहौल भी चेंज हो रहा है और अब वहाँ पे मतलब लाइक ना एक आप देखते हो कि ना कि जो चीज़ें जितना भी मिथ जो फैली हुई है कि नहीं कुछ नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती, आज के टाइम में वहाँ पढ़ाई भी हो रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है कि शायद ऐसा अब चीज़ें नहीं रही हैं पहले जैसे। बहुत कुछ बदल गया है, काफ़ी अच्छे टीचर्स अब भी हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो बहुत उम्दा कर रहे हैं। इवन काफ़ी पुराने टीचर्स भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, राज्य पुरस्कार मिले हैं, तो दे आर डूइंग वेल। एक से एक बेस्ट TLM वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका बदला है, पाठ्यक्रम बदला है, बहुत सी नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और बच्चे को खेल खेल में किस तरीके से सीखना है इस पद्धति पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन जो होता है, एक्चुअल जो बच्चा वाला ब्रेन होता है वो
खेल पद्धति की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है तो हम होता है कि कोशिश करें कि कैसे भी करके जो चीज़ हम जानते हैं वो बच्चे तक पहुंचाएं, चाहे वो खेल विधि से पहुंचे चाहे किसी भी तरीके से पहुंचे। तो बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों के लिए दे रहे हैं। तो अब उनका ध्येय मिड डे नहीं होता है, अब उनका ध्येय यही होता है कि खाना मिले ना मिले लेकिन आज पढ़ना है। तो पुराने टीचर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन होता है कि कभी कोइंसिडेंटली एक टीचर ऐसा निकल आता है उसकी वजह से हम सारे समाज को या सारे टीचर्स को टारगेट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियों बस ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि नेगेटिविटी के तौर पर हमारे सामने आती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी तो हर जगह ही 19-20 तो चलता रहता है। उसके आधार पे आप सभी को टारगेट कर दो, नहीं कर सकते, अच्छी नहीं है। और वो लोग भी मतलब ये बात तो सभी लोग मानते हैं कि हर जगह 19-20 तो होता ही है। तो कुणाल सर, अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली और कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ना, बिना मोटिवेशन चीज़ें नहीं चलती हैं। तो अभी एक सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है कहाँ से कि कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है। अभी देखो 7th पे चल रहा है, अभी जो आपका 8th पे भी लागू हो गया ना 1 जनवरी से। तो अभी इसको आपको ये बताना है कि जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है। 8th पे के बाद क्या लग रहा है कितनी प्राइमरी टीचर की सैलरी हो सकती है यूपी के अंदर? हाँ तो सर ये ठीक है, अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहले कुछ नहीं होता था, राइट, अब होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के और अपने माँ बाप के आशीर्वाद का और आप जैसे दोस्तों के प्यार का, ये जो जिसकी बदौलत इतना कुछ मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, अच्छा होता है कि हम लोग की फैमिली बहुत अच्छे से चल पाती है और पढ़ाते समय हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ये महसूस नहीं होता है कि यार हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। पहले हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे पढ़ाने के लिए तो वहाँ उतना अच्छा सैलरीज नहीं होते थे, तो फिर कहीं ना कहीं लगता था कि ठीक है यार पढ़ा लेंगे, कोई नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन अभी ठीक है, अच्छा मिलता है तो फिर एक मोटिवेशन आता है और हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर भी डाउट रहेगा बच्चों का कि मतलब एक अप्रॉक्स नंबर बता दीजिए कितना चला जाएगा आफ्टर कितना चला जाएगा, 1 लाख के प्लस जाएगा, कितना जाएगा? क्योंकि वो एक मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप एक्चुअल क्या है, ये आप ये इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दीजिए, क्योंकि आई थिंक ऐसा है ना कि जो मेरे प्रतियोगी भाई हैं वो इसका आंसर ढूंढेंगे, तैयारी करेंगे, अपना सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद उस सैलरी तक पहुंचेंगे तो खुद ही पता लगा लेंगे। तो इसको अभी रात को राजी रहने दीजिए, बाकी आप लोग सर्च करिए, पता करिए कितना हो सकता है और आप लोग सेलेक्ट होइए। मैं तो ये चाहूँगा मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस मेरी यही कामना है कि जिस तरीके से मेरा सपना पूरा हुआ है, आप सभी का सपना भी पूरा हो, आप सभी के माँ बाप को आपके ऊपर प्राउड फील हो, बहुत अच्छा आप करें उन गरीब बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो बस यही है, इसको अब राज को राजी कर दिया जाए। चलो, तो सर लास्ट में कोई सब मोटिवेशनल मैसेज हमारे छात्रों की आप देना चाहेंगे? जी जरूर, क्योंकि मेरे पिताजी जब मैं छोटा था वो स्टार्टिंग से एक चीज़ बोला करते थे, तो मैं वो आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगा। शायद मेरे माध्यम से उनकी ये बात आप तक पहुँचे कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है, तिनका उठाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कुणाल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सच में आपकी जर्नी रही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और कहीं ना कहीं जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो भी मोटिवेट होंगे यहाँ से। सो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मेरे अंदर जो बातें थी वो आज सामने आपके माध्यम से निकल के आई और मैं चाहता था कि ये सब चीज़ें सबके सामने आएँ, बट इस तरीके से आएंगे उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच टू बॉटम टू माई हार्ट। थैंक यू।